कोई शक नहीं। इस कार्यक्रम में अपने देश के कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का शामिल होना भी चलिए अच्छी बात है, लेकिन खुद को इमरान का यार बताने वाले सिद्धू का परिचय उद्घाटन के मौके पर हुए कार्यक्रम में किस तरह दिया गया, जरा देखिए इस पर गौर कीजिए। लेकिन अपने इस तरह दिए गए परिचय से सिद्धू किस तरह गदगद हुए, जरा अब आप वो देखिए। शेरो शायरी करने वाले सिद्धू ज्यादा बोलने के चक्कर में अपने ही देश के लिए क्या बोल गए, जरा आप वो भी सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वो सुनाऊं, नवजोत सिंह सिद्धू वहां खड़ा खड़ा ये सुन रहा है मंच पर संदीप। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये इस कॉरिडोर के खुलने का ढेला भर भी श्रेय उसको नहीं जाता। जो काम किया भारत सरकार ने किया और पंजाब सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज जी पहले जो थी, और अब विदेश मंत्रालय, फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, और उसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके कोऑर्डिनेशन से ये कॉरिडोर खुला है। नवजोत सिंह सिद्धू का यहां पर ढेला भर कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहां तक कि वो अपने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के जत्थे के साथ नहीं गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आई, पहली बार जब सिद्धू गए थे इमरान खान की ताजपोशी के वक्त, उस वक्त जो है जनरल बाजवा जो है उनसे मुलाकात की और उसके बाद गले मिले। उसके बाद ये बात आके कही कि वो करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने उनको गले में लगाया। यानी कि इस कॉरिडोर का श्रेय जो है वो सिद्धू खुद ले जाना चाहते हैं, जबकि आपने ठीक कहा कि धेले भर का भी कोई योगदान जो है उनका नहीं है। फजीहत जिस तरीके से मंच से उनके बारे में जो बोला गया, वो जाहिर सी बात है कि कोई भी शर्मिंदा हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि 9 सेंचुरी की है और पाकिस्तान के खिलाफ एक भी नहीं की। एक क्रिकेटर के तौर पर भी अगर वो अपने आप को मानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो कम से कम इस बात को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं उनके खेल को लेकर भी, जो कि उनका पेरेंटल गेम था जिसको कि वो खेल के जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर सिद्धू को कोई रिप्लाई नहीं करते तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। और ये सीधे तौर पर क्रेडिट लेने की बात है, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जानबूझ के क्रेडिट जो है सिद्धू को दे रहा है, क्योंकि सिद्धू के जिस तरीके से राजनीतिक इस वक्त हलचल मची हुई है, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, उसके बाद जिस तरीके से उनका अब तक रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है पाकिस्तान को कि यही एक ऐसा शख्स है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही जो है वो वहाँ से मंच से कर भी रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, इसको कैसे देखा जाए कि सिद्धू पाकिस्तान के हाथों में एक प्यादा बन के रह गए। संजीव, आप फोन पर हैं हमारे साथ, क्या इसको इतने इफेक्टिवली यूज कर दिया कि अब सिद्धू को भी कुछ नहीं कर सकते खुद, कि वो फंस गए पाकिस्तान के जाल में। एक पहले इमरान खान उसे हमारा सिद्धू कहते हैं, दूसरा वहां बैठ के ठाके लगा रहे, मजाक उड़ रहा है सिद्धू का, तीसरा सिद्धू वहां खड़ा हुआ है, वो उसको मैन ऑफ द मैच कहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है, एक भी सेंचुरी नहीं लगाई ये भी कहते हैं, और सिद्धू वही सुन के खड़ा हुआ है वहां पर। ये नहीं कहा कि मैन ऑफ द मैच में नहीं हूं, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, पूरी सिख कम्युनिटी को जाता है। पहला यही कह देते, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम ले लेते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते, ऐसा कुछ भी नहीं किया, और पाकिस्तान की साजिश में वो भी शुमार हो गए। जी, ऐसा लगता है कि सिद्धू को पाकिस्तान एक प्यादे के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा है। और जिस तरीके का बयान पाकिस्तान की तरफ से सिद्धू के बारे में कहा गया और उनके पूरे क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में बताया गया, जबकि जो करतारपुर कॉरिडोर में भारत सरकार का क्या योगदान रहा, भारत सरकार ने किस तरीके से इस कवायद को कंप्लीट कराने में अपनी भूमिका अदा की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपनी भूमिका किस तरह से अदा की, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। और सिद्धू के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में बताया गया, और ये भी कहा गया साथ ही साथ कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जो है कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। तो ये ऐसा लगता है कि सिद्धू को ये अपने प्यादे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये पाकिस्तान की जो वास्तविक मंशा है इसकी तरफ भी इशारा करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है भारत की जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर के लोगों को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहा है, उनके अंदर जो है पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और प्यादों को बनाने की तैयारी कर रहा है। और सिद्धू जैसा नेता जो कि संसद में भी रह चुके हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान उनकी भावनाओं को, उनकी जो भावनात्मक में जो उछाल ले रही है उनके अंदर, उसके साथ वो किस तरह से खेल रहा है, किस तरीके से उसका मखौल उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। सिद्धू को इस बात को समझना चाहिए। सिद्धू जो है भारत की संसद में भी सदस्य रह चुके हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और जिस तरीके से समझ के भी नासमझ बन रहे हैं। बताइए, एक बात बताइए, नवजोत सिद्धू ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि पिछले 70 साल से कम 6 बार भारत की तरफ से औपचारिक रिक्वेस्ट जा चुके हैं जिसे कि पाकिस्तान की आर्मी ने ठुकराया? क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने यह नहीं कहा कि इस कॉरिडोर की ओपनिंग का श्रेय इमरान खान को नहीं?
कमर बाजवा को जाता है और पाकिस्तान आर्मी को जाता है, क्योंकि आर्मी के इशारे पर तो नाचते हैं पूरी पाकिस्तान, खासकर इमरान खान। चलिए, अब ये तो हुई सिद्धू की बात, लेकिन अपने इस तरह के दिए गए परिचय से सिद्धू किस तरह गदगद हुए, जरा अब आप वो देखिए। शेरो शायरी करने वाले सिद्धू ज्यादा बोलने के चक्कर में अपने देश के लिए क्या बोल गए, जरा अब आप वो सुन लीजिए और सोचिए कि सिद्धू किसे मरा हुआ इंसान कह रहे हैं और किसे एहसान करने वाला बता रहे हैं। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। संदीप, नवजोत सिंह सिद्धू किसको सुना रहे थे, किसको मार रहे थे और किसको एहसान के तलो दबा रहे थे? कैसे देखेंगे आप इसे कि यहाँ एहसानों तले दबने वाला भारत था या एहसानों तले दबने वाला इमरान खान पाकिस्तान था? बिल्कुल आनंद, उनके कहने का आशय यही साफ दिखा रहा है कि जो भी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए किया वो भारत के ऊपर एहसान किया। तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर निशाना भारत सरकार की तरफ था, भारत के लोगों के लिए था, उनके ऊपर था जिनको जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे जाने की अनुमति दी, यानी कि करतारपुर कॉरिडोर खोला है। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर सूत्र की माने तो जिस वक्त भारत सरकार की तरफ से 500 साढ़े 500 लोगों के लिस्ट पहले जत्थे के लिए गई थी, उससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू से बताया जा रहा है कि पूछा गया था कि आपके लिए आपको भी जाना है इसमें, लेकिन उस वक्त बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मना कर दिया था कि उनका ये कहना था कि मेरे को तो स्पेशल इन्वाइट आएगा। इस तरीके की बातें भी हैं। तो यानी कि सिद्धू हर हाल चाहते थे कि इस पूरे मसले को जो है भुना लेना, और यही वजह है कि उसका साथ जो है पाकिस्तान की तरफ से पूरा अमला जो वहाँ पे मौजूद था उन्होंने भी दिया, और उन्होंने भी जो है सिद्धू ने भी किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तारीफ के चलते जो है भारत पर ही जो है जिस तरीके के सवाल उठा दिए, इसको जो है इसका जवाब तो लोग ज़रूर मांगेंगे सिद्धू से। बिल्कुल, सिद्धू यही नहीं रुके, सिद्धू यही नहीं रुके, आगे और भी बहुत कुछ कह गए। लेकिन संजीव श्रीवास्तव, नवजोत सिंह सिद्धू किसे मरा हुआ कह रहे थे, किसे दुश्मन कह रहे थे और किसे कह रहे थे कि वो एहसानों तले दब जाएगा? देखिए, सिद्धू जो है ये पाकिस्तान की जो आतंक परस्त नीति है उसके ऊपर तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने भारत में इतने ज्यादा हमले कराए हैं। पंजाब जो है पूरा खालिस्तान का मूवमेंट आईएसआई और वहाँ की जो साजिशों की वजह से चलता रहा, इसके ऊपर सिद्धू कुछ नहीं बोले। और ये जो है एहसानों से मारने का वगैरह वगैरह जो बातें कर रहे हैं, ये सिद्धू की जो एक कह सकते हैं सब कुछ जान कर दे ये नासमझ बनने का इनका जो राजनीति है, ये मुझे लगता है कि सिद्धू के लिए बहुत भारी पड़ेगी। और नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान परस्त जो उसकी जो नीति है उसके हाथ में खेलने से बचना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो नेता हैं वो भारत का एक नुकसान कर सकते हैं, भारत का एक अहित कर सकते हैं। इसलिए सिद्धू को ये नासमझ नहीं बनना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की वास्तविक मंशा को समझना चाहिए और पाकिस्तान का जो प्यादा बनने से अपने आप को बचाना चाहिए। और इस तरह की भावनात्मक बातें कह करके, और वो भी जो है इमरान खान ने किसी और को मौका नहीं दिया बोलने का। वहाँ मनमोहन सिंह भी थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी गए हुए थे, लेकिन सिद्धू को सिर्फ मौका क्यों दिया, इसको भी समझना चाहिए। क्योंकि वो तो अपना सिद्धू है संजीव, क्योंकि वो तो अपना सिद्धू है, अपना सिद्धू है, इसीलिए तो। और वो सिद्धू है जिसको कि इंट्रोडक्शन में कहा कि उसे पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी उसने शतक नहीं जड़ा, और नवजोत सिंह सिद्धू को वहां मैन ऑफ द मैच भी दे दिया। मैन ऑफ द मैच दिया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए, मैन ऑफ द मैच उसको दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के होते हुए, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो इस करतारपुर से पुश्तैनी नाता है। करतारपुर साहिब का कैप्टन अमरिंदर सिंह के खानदान से बहुत ही पुराना नाता है, और ये जानते हुए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना, बिल्कुल वहां पर किसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं देना, यही बताता है कि इमरान खान का और पाकिस्तान का क्या रवैया था, क्या मंशा थी, क्या इरादा था, नापाक इरादा था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू यही नहीं रुके, इमरान खान की तारीफ में वो इतने आगे निकल गए कि बोल पड़े कि वो इमरान खान का नगाड़ा माउथपीस बनकर करेंगे। और क्या क्या कहा सिद्धू ने, ये सुनना भी जरूरी है।
है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। दिनों से 14 करोड़ सिखां दा दिलों निकलिया विश्वास है और जिਉਂਦਾ जागदा इतिहास है। कोई नफा नुकसान देख के नहीं, कोई सौदेबाजी देख के नहीं, रब वास्ते अल्लाह वास्ते ये मेरे सोने यार ने कीता ही। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। एहसान है सिख कौम जी 1% है लेकिन जिदा दबदबा 50% च है। सिख कौम योधियां दी कौम, लंबरदारां दी कौम, ताकतवर लोगों दी कौम। मैं कहना खान साहब मेरी गल याद रखना, ये मैं अज डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा, इस सिख कौम ने जिथे थोनू ले जाना है थोड़ी सोच नहीं जाती, उत्थे लिख लो मेरी गल। थोड़े माउथपीस बन के नगाड़े बजाणगे, गगन दमामे बजाणगे और कहेंगे कि जो कृत तुसी कीता है उन्हां दी ज़बानी कहना, ओ मेरी इस ज़बान दे विचों 14 करोड़ सिखां दी आवाज निकलदी है। ते सुनो की कहंदे आ, ओ तेरी मुहब्बत, तेरी मुरब्बत, तेरे प्यार दे तोहफे बदले मेरे कोल तां सब तो महंगी इहो शै है। मैं शुकराना लेके आया हां, मैं शुकराना लेके आया हां। महंगिया यारा सोनिया खाना दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरी खातिर दिल नजराना लेके आया हां, दिल नजराना लेके आया। रोमांस चल रहा है इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू का, जबकि दोनों का इस कॉरिडोर से कोई लेना देना नहीं। और इमरान खान के सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़े होकर यह कह रहे हैं कि ये 14 करोड़ सिखों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिख कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने इस करतारपुर कॉरिडोर को सक्रिय करने के लिए बहुत मेहनत की, उनका एक बार भी नाम नहीं लिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। अब आप मुझे बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू किसका नगाड़ा बजा रहे हैं, किसका भोंपू बन रहे हैं, कहां पे खड़े होकर क्या बोल रहे हैं। वो एमएलए भारत के हैं, रहने वाले भारत के हैं, पूर्व एमपी भारत के हैं, उनका नाता भारत से है, पर बजा भोंपू इमरान खान और पाकिस्तान कर रहे हैं। एहसान किसका, दुश्मन कौन? अब बताइए संजीव श्रीवास्तव। जी देखिए, ये जो पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को अपने बयानों में कहा कि पाकिस्तान जो है इस करतारपुर की आड़ में साजिश रच सकता है। इस बात को उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, उन्होंने कई बार इसको रेटरेट किया है। भारत सरकार भी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और सारी जो पाकिस्तान की जो ये कवायद के पीछे जो साजिश हो सकती है उसकी जो है उसकी मंशा पे नजर रखे हुए, उसकी गतिविधियों पे नजर रखे हुए। नारोवाल जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें करतारपुर स्थित है, उसमें कई आतंकियों के कैंप भी चल रहे हैं। इस बात को सिद्धू नहीं समझ रहे हैं। वो इस तरह की जो भावनात्मक बातें कह के, इस तरह के जो है भावनात्मक तरीके से अपनी बातों को रख करके ये पाकिस्तान के हाथ में खेलने वाला ही काम कर रहे हैं। और ये जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एमएलए हैं और भारत के संसद के सदस्य रह चुके हैं और भारत के जो है एक नेता हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा भी हो सकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक तरह का खतरा भी पैदा कर सकते हैं। इस तरीके के भावनात्मक बातों को एक लाइन भारत सरकार के लिए कह देते, एक लाइन अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कह देते, एक लाइन भारत की सिख कौम के लिए कह देते, कुछ नहीं कहा। सिर्फ इमरान का भोंपू बन के फिर रहे हैं, और वो भी जो रट के आए हैं, जो लिख के आए हैं, वो कविताएं पढ़ रहे हैं। इनके पास एक झोला है सिद्धू साहब के पास। इस सिद्धू साहब के पास एक झोला है जिसमें 4 रजिस्टर हैं। हर रजिस्टर में शेरो शायरी लिख रखी है, उसको वो रटते हैं, उसको लिखते हैं, वहीं से पढ़ते हैं और वहीं पे बोल देते हैं। किसी के लिए भी कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन यहां आज जो कहा उन्होंने कि मैं इमरान खान का भोंपू बनकर फिरूंगा, तो क्या हमें इमरान का भोंपू चाहिए यहां पर? यह जरूरी बात है, यह समझने की बात है कि वो वहां गए हैं सिर्फ सिख कौम को रिप्रेजेंट करके नहीं गए हैं, वो भारत देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक एमएलए हैं
वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बात वो नहीं भूल सकते संदीप। और दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का करतारपुर साहिब से बहुत पुराना नाता है। उनके पूर्वज जब महाराजा थे तब इस करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जितना इमोशनल और जितना उनके दिल में जज्बा होगा करतारपुर साहिब के लिए, वो उनकी भक्ति, उनकी आस्था से कहीं ज्यादा है। फिर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी अपने आपे को नहीं खोया, कभी ज्यादा भावुक नहीं हुए। हमेशा याद रखा कि भारत सर्वोपरि है, भारत का इंटरेस्ट, पंजाब का इंटरेस्ट, पंजाब के लोगों का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से बंटवारे के वक्त जितना दंश जो है झेलना पड़ा था पंजाब के लोगों को, ऐसे में करतारपुर जो है वो वाकई बहुत मायने रखता है। और ख़ास तौर पे कि अगर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बात करें तो उनका तो पुराना रिश्ता है। लेकिन इसी को बोलते हैं एक पॉलिटिशियन, इसी को बोलते हैं एक इंसान जो कि आपा ना खोए। जिस तरीके से वो शांत शिष्ट तरीके से, उन्होंने इस बारे में भी कई बार बात कही कि ये जो कॉरिडोर खुला जा रहा है इसके पीछे साजिश हो सकती है। उन्होंने खुल के बोला, ऐसा नहीं है कि आस्था से जुड़ा मामला है और सबसे बड़ा जो है तीर्थ स्थल है। और ऐसे में उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सच्चाई ज़रूर बताई। और दूसरी बात, जो नगाड़े की बात हम लोग कर रहे हैं कि वो नगाड़ा बजा रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो नगाड़ा फूटने ही वाला है। क्योंकि 8 तारीख को आर्मी चीफ पाकिस्तान के डीजी ISI और डीजी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन लोगों ने बाकायदा करतारपुर का दौरा किया था। और वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट टास्क फोर्स है जो कि सारा फाइनेंशियल जो काम देखेगी, उसकी बताया जा रहा है कि उसका सारी जिम्मेदारी, यानी कि वो सब कुछ जो है आर्मी के हाथ में जाने वाला है। तो कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो है नगाड़ा फट सकता है। और जिस तरीके की बात सिद्धू उस मंच से कह रहे थे, जाहिर सी बात है बहुत ऐसे लोग हैं उनको इस बात का दर्द जरूर है, जोर जरूर है कि भारत की तरफ से एक चुनावा प्रतिनिधि अगर जाता है विजिट पे, वहाँ पे इस तरीके की वाहवाही करता है, भारत को जो शर्मसार करता है, तो इसका जवाब तो लोग मांगेंगे और सिद्धू को देना ही पड़ेगा इसका जवाब। जी, ये बेहद पवित्र मौका था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर इमरान और पाकिस्तान कहाँ बाज आने वाले थे। सो उनकी ज़ुबान पर इस मौके पर भी कश्मीर आ ही गया। घूम फिर के इनका कंपस कश्मीर पर ही आके अटकता है। अपने सूबे संभलते नहीं, अपनी इकॉनमी, अपनी अर्थव्यवस्था संभलती नहीं, किसी दूसरे देश में किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर हमेशा नज़र गड़ाए लगा रखते हैं। कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कश्मीर में आज हम जो देख रहे हैं कि ये सब ज़मीन का मुद्दा नहीं है, ये मानवीय संकट बन गया है। कश्मीर के लोगों के लिए चीज़ें और भी ख़राब हो गई हैं, जिनसे जानवरों जैसा व्यवहार होने लगा है। उन्हें मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है और वो रट के जो उनको दिया जाता है, तो पन्ने दिए गए हैं SI के द्वारा, उसी को रट के सभी बोलते हैं। और उनके इर्द गिर्द 9 लाख सैनिक मौजूद हैं। ये बात की इमरान खान ने करतारपुर साहिब, क्या ज़रूरत थी आप सोचिए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो कश्मीर में हो रहा है ये टेरिटोरियल इशू से भी ऊपर। अभी खबर आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश कर दी गई है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की खबर अभी आ रही है। माना जा रहा है अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं फोन पर। अमिताभ, लेकिन एनसीपी को तो शाम को 8:30 बजे तक का समय था कि वो कांग्रेस से विचार कर आगे बताए, तो कैसे अभी फैसला ले लिया गया है? देखिए, 2 चीजें साफ थी। राज्यपाल ने सबको बारी बारी से मौका दिया गया था। एनसीपी और कांग्रेस की दोनों की अपनी अपनी, उनका चुनाव के पहले भी उनका अपना गठबंधन था। जब गठबंधन होने के बाद भी जब सरकार बनाने में डिले कर रहे हैं, वो चिट्ठी नहीं सौंप पा रहे हैं, ऊपर से शिवसेना को समर्थन देने को कोई तैयार नहीं है, तो राज्यपाल के पास कोई के पास उपाय नहीं बच गया था। इसलिए राज्यपाल ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी है। अब मामला केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के पाले में आ गया है। तो यानी अमिताभ, शाम को 8:30 बजे तक का जो समय था, जब तक वहां पर रुकने की बात थी, क्या उनको एनसीपी से संकेत मिल गए हैं कि इस वक्त हम सरकार बनाने की किसी पोजीशन में नहीं है, हमें और समय चाहिए? क्योंकि आज सुबह भी कांग्रेस और एनसीपी के सूत्रों से यही के हवाले से यही पता लग रहा था कि उन्हें और भी समय चाहिए कि इस गठबंधन का अगर ये बन जाता है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इसके जो दावपेच होंगे, इसके जो निटी-ग्रिटीज होंगे, इस पर वो काम करना चाहते हैं, उन्हें समय चाहिए। तो कहीं ये संकेत क्या राज्यपाल को दे दिया गया था?
बिल्कुल संकेत जिस तरह से कामकाज कर रही थी सभी पार्टियां, शिवसेना अपने सरकार बनाने का दावा करने चली गई, कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं आया, एनसीपी के नेता कल से मिल रहे हैं, कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, तो एक तरह से वहां के जो कोई राजनीतिक घटनाक्रम था उससे गवर्नर कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने को सक्षम है या सक्षम हो पा रही है, क्योंकि सबको एक दूसरे को लेकर अप्रहेंशन हो रहा था। और शायद यही कारण है कि राज्यपाल ने अनुशंसा की है, क्योंकि वहां सरकार बन नहीं पा रही है। तो यानी कि राज्यपाल ने ये कहा है, अब पाला जो है, अब ये जो मामला है गृह मंत्रालय के पाले में आ गया है, तो अब अमित शाह डिसाइड करेंगे और सेंटर डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो। बिल्कुल, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का काम है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना को मंजूर करना, और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देते हैं। सरकार न बनाने की स्थिति में ऐसी अनुशंसा राज्यपाल कर सकता है, देश के संविधान में लिखा है, क्योंकि कोई भी पार्टी, सब पार्टियों को बारी बारी से मौका दिया गया है, आपने देख लिया है, ताकि कोई कानूनी अड़चन भी बाद में इसको कोई चैलेंज न कर सके। पहले बीजेपी से पूछा गया है, फिर शिवसेना से पूछा गया है, फिर एनसीपी कांग्रेस से पूछा गया है, तो तमाम पार्टियों से पूछ लिया गया है। तो जाहिर तौर पर आनंद ये साफ है कि राज्यपाल ने कन्विंस्ड होकर ही सारी अनुशंसा की है केंद्र सरकार के सामने, और अब केंद्र सरकार के पाले में है वो कितनी देर में अगला फैसला लेते हैं, क्योंकि आज शाम को प्रधानमंत्री को भी ब्राजील निकल जाना है। जी, लेकिन अमिताभ बने रहिए फोन पर, क्योंकि अभिषेक पांडे भी हमारे साथ है। अभिषेक, मैं आता हूं आपकी ओर। अमिताभ, एक और बात है कि ये मामला अब क्या कई कोर्ट में जाकर लड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें यह बात है कि शिवसेना ने कहा कि हमें और समय चाहिए था, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल में जो कहा जाता है कि कोई भी पार्टी कभी भी आकर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। तो ऐसा, तो अगर प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है, फिर भी इन पार्टियों के पास समय है और कभी भी जाकर ये अगर अपना गठबंधन बना लेते हैं तो जाकर सरकार बनाने की मांग कर सकते हैं। देखिए, राज्यपाल ने 24 घंटे का समय दिया था आनंद, एक चीज तो साफ है, शिवसेना को भी दिया था। अगर शिवसेना को लग रहा था कि सरकार बना सकती है तो पहले से उनकी बातचीत जरूर हो चुकी होगी। कांग्रेस ने ऐन मौके पर संकेत दिए कि सपोर्ट देंगे, और उसके बाद भी वापस आ गए। तो जाहिर तौर पर एक चीज तो साफ हो गई है कि अब किसी भी पार्टी या किसी भी दल के हाथ में, किसी भी पार्टी या किसी भी दल के हाथ में ये सरकार बनाने का अब वो सक्षम नहीं रहा है। इसलिए ये फैसला गवर्नर ने लिया जाता। कानूनी अड़चन की बात है। एक चीज तो साफ हो गई है कि कानून गवर्नर सबके सामने सरकार के को ये कह सकते हैं, गवर्नर ये कह सकते हैं कि अब आगे कोई भी पार्टी, क्योंकि सभी पार्टियों को बारी बारी से मौका मिला था। जी, धन्यवाद अमिताभ। मैं जरा इसी सवाल को अभिषेक पांडे और विवेक गुप्ता की ओर ले जाता हूं, वो मुंबई में है। लेकिन अभिषेक, सबसे बड़ी बात है, ये तो शिवसेना की किरकिरी हो गई। कहां डेप्यूटी सीएम के चांसेस थे एक एकदम गठबंधन में बीजेपी के साथ एक एकदम सुदृढ़ सरकार, एक मजबूत सरकार की आशा थी। कम से कम 12 से 18 उनको पोर्टफोलियोज मिलने वाले थे, ये बात थी। अब कहां वो सड़क पे आ गए, कहीं कह नहीं रहे। प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया। अब जरूरी भी नहीं कि एनसीपी और कांग्रेस मान ले इस गठबंधन को और कहे कि शिवसेना का कोई चीफ मिनिस्टर रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आनंद इस पूरे घटनाक्रम को अगर सुबह से देखें तो सुबह अजीत पवार सबसे पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने ये कहा है कि सभी विधायकों के सिग्नेचर के लेटर चाहिए शाम को 8:30 बजे के पहले। हालांकि उन्होंने एक बात और साफ कह दी कि आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये सारी सिचुएशन में, जब कांग्रेस साथ में नहीं है और शिवसेना किन शर्तों पर आएगी, इसका एक मसौदा तैयार नहीं हुआ है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और ऐसे में आज मुश्किल है कि राज्यपाल के पास जाकर के और ये सारी चीजें जो राज्यपाल ने मांगी है सरकार बनाने के, वो फुलफिल कर पाए। अभी भी एनसीपी की बैठक चल रही है, 4 बजे के आसपास कांग्रेस के नेता आएंगे और उनके साथ बैठक होनी है। उसके बाद बैठक कितनी देर चलेगी और किन किन शर्तों पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, ये सारी चीजों को लेकर अभी टाइम लग रहा था। अजीत पवार ने जिस तरीके से साफ किया था कि आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है राज्यपाल के सामने जाकर के, और सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिन और समय लग सकता है। और ऐसे में राज्यपाल के पास कोई किसी भी तरीके का दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि 3 अलग अलग पार्टियों को राज्यपाल ने इनवाइट किया था। शिवसेना ने जैसे मना कर दिया और एनसीपी ने भी कल जाकर ये कहा है कि अभी हमारे जो अलाइंस पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद फाइनल करेंगे। शिवसेना फिलहाल चुप्पी साधे हुए, आज उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है कॉन्क्रीट बात करने के लिए। अभिषेक, विवेक हमारे साथ बने रहिए। अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी खबर पर लौटते हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट, महाराष्ट्र में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट महाराष्ट्र सरकार में, अगर कहें नतीजे के आने के 20 दिन बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। अब जो है ये मामला
गृह मंत्रालय के पाले में आकर गिरा है। आज दोपहर में बताया जा रहा है कैबिनेट मीटिंग है जहां पर यह फैसला लिया जा सकता है। अब इससे पहले राज्यपाल ने कल शाम को सरकार बनाने के लिए एनसीपी को आमंत्रित किया था और आज रात 8:30 बजे तक का समय दिया था, लेकिन संकेत यही आ रहे हैं कि किसी के पास भी फिलहाल कोई ऐसा गठबंधन नहीं है, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सके। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता, अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। नीरज कुमार, कांग्रेस के हवाले से कांग्रेस के 3 वरिष्ठ जो नेता हैं वो अभी फिलहाल महाराष्ट्र की ओर जाने वाले हैं, जिनमें से 2 का ये मानना है कि कांग्रेस को इसमें फंसना ही नहीं चाहिए, पड़ना ही नहीं चाहिए, सरकार ना बने तो ना बने, हमको नहीं इसमें घुसना है, क्योंकि ये राजनीतिक और नेशनल लेवल पर कांग्रेस को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कांग्रेस के लिए अगर समर्थन करना है तो बाहर से समर्थन करना है, लेकिन एनसीपी की जो जिद है कि अगर आपको समर्थन देना है तो सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए आनंद, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति शासन की जो खबरें आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारे एक नेता से हमारी बातचीत थोड़ी देर पहले हुई, उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं और राज्य में एक सरकार देने की वकालत कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की उनकी कवायद जो है वो जारी है। और जहां तक बात कांग्रेस के बीच में विभाजन की है, अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला किया कि 3 नेताओं को मुंबई भेजा जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे वो निकल भी चुके थे और बाकी 2 नेता भी निकल गए होंगे मुंबई के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए निकले थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि AK एंटनी और खड़गे और खुद केसी वेणुगोपाल इस पक्ष में नहीं थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाई जाए, लेकिन महाराष्ट्र के तमाम कांग्रेस नेता चाहते थे कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देरी हुई है। ब्लेम गेम हो रहा है एनसीपी की तरफ से कांग्रेस पे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इनकार किया है कि किसी तरह की देरी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन राज्यपाल देखिए नीरज, सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनली, अभिषेक पांडे, विवेक गुप्ता आपकी ओर रुख कर रहा हूं, वापस महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। अभिषेक, खबर आ रही है कि शिवसेना बहुत नाराज है, शिवसेना चाहती है, शिवसेना शायद कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती है, कह सकती है कि हमें ठीक ठाक मौका नहीं मिला, इसकी बात हम करेंगे, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है, राष्ट्रपति शासन है, ये इंटरिम फॉर्मूला है। कोई भी पार्टी राज्यपाल की ओर का दरवाजा खटखटा के कह सकती है कि हमारे पास नंबर है, हमें मौका दीजिए, पर व्यवस्था के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक ठोस व्यवस्था हो, क्योंकि हाउस डिसॉल्व हो चुका है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब ऑलरेडी कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के जिस तरीके से बयान शुरू हो गए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो उनकी एक लीडर हैं, अभी कांग्रेस में थी, अभी शिवसेना में हैं, वो कह रही हैं कि जब तक 8:30 बजे तक का अगर एनसीपी को समय मिला था, उसके पहले राज्यपाल कैसे अनुशंसा कर सकते हैं, कैसे रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो इन सारी चीजों पर नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ मैं तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो वेन्यू है जहां पर लगातार मीटिंग चल रही है, बहुत मैराथन मीटिंग है, सुबह 11 बजे से शुरू हुई है, एनसीपी की बैठक लगातार चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि सारे नेता भी अंदर हैं, कुछ देर में जब कांग्रेस के नेता भी यहीं पहुंच सकते हैं और यहां पे आखिरी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने यह साफ किया कि सभी 145 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी, ना के समर्थन की चिट्ठी बल्कि उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल काम है और ऐसे में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी बनाने में टाइम लग सकता है, यानी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। शायद राष्ट्रपति को ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां धीरे धीरे डिले कर रही हैं। देखिए ऐसे अभिषेक मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैं जरा विवेक गुप्ता की ओर भी रुख करूंगा। विवेक, क्या करेगी शिवसेना? क्योंकि शिवसेना के में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो ये चाहते नहीं थे कि सरकार का वो हिस्सा ना बने और इस तरह के वो पचड़े में पड़े। अब देखिए शिवसेना कहीं की नहीं रही। क्या ये इस कहानी में 2 ट्विस्ट पॉसिबल हैं? एक, भाजपा फिर से शिरकत करे और फिर शायद एनसीपी की ओर रुख करे और कहे कि शरद पवार और एनसीपी से कहे कि शिवसेना तो गठबंधन से निकल गई, एनडीए से निकल गई, आप हमारी मदद कीजिए। 2014 में पहले भी एनसीपी भाजपा की मदद कर चुकी है, देवेंद्र फडणवीस की मदद कर चुकी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? एक। दूसरा, क्या शिवसेना कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी? आनंद, देखिए अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं। गवर्नर ने साफ तौर पे कह दिया कि रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट रूल शुरू होना चाहिए, हालांकि 8:30 बजे का टाइम है। अब धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है कि एनसीपी अब नंबर गेम है वो प्रूव नहीं कर पा रही है, यानी सारे ऑप्शंस अब ओपन हो गए। अब गवर्नर के सामने कौन सी पार्टी मैंडेट लेके जाती है जो
जो ये प्रूव कर सके कि उनके पास जो एग्जैक्ट नंबर है 145 या 144 वो उनके पास एमएलए ताकि वो सरकार बना सके। दूसरा ऑप्शन शिवसेना के पास ये है कि उन्होंने देखिए इसमें मेरे पास समय कम है अखाड़ा में, मैं बस इतना चाहूंगा कि सियासी दावपेच ऐसे हैं कि एक गलत चाल आपको शिखर से पूरी तरह सतह तक ला सकती है। यही हाल हुआ है शिवसेना का। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। देखते रहिए, इस खबर को फॉलो करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया में। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।